हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है। 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन हमारा चल रहा है। और बच्चों, इसी में हम लोग खाद्य सुरक्षा पर बात कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा में कौन है उनको हम देख चुके थे। और हमने इसके अंतर्गत सबसे प्रधानमंत्री रामू की कहानी को भी हमने पढ़ लिया था। रायपुर की गाँव की कहानी थी, ठीक। और अहमद की कहानी को पढ़ा कि अहमद कैसे गांव में आपका क्या करता, मतलब बेंगलोर में आपका रिक्शा चलाता था और राशन की दुकान से कैसे उस सस्ती दर पर वो अपने राशन खरीदता था, कैसे उसका घर परिवार चल रहा था। टोटल हम ये इतना देख चुके थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस पे हम गौर करके देखें। जैसे क्या है, ध्यान दीजिए। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, कुछ वर्ग, इनमें निचली जातियों का ही तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उन भूमिका के उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र ही शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? शीघ्र ही असुरक्षित हो जाते हैं। यानी कि ये ऐसा टाइम है कि चाहे उनके पास अगर भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है तो वो क्या होते हैं, अनफूड सिक्योरिटी उनको सबसे ज्यादा परेशान करती है। वे लोगों को खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। इसके साथ वे लोग जो आपका प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं वो लोग भी इनके अंतर्गत आते हैं। और वो भी क्या है, अनफूड सिक्योर हैं। और जो काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है वो भी अनफूड सिक्योर हैं। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं। ध्यान दीजिए, ये सबसे अच्छी बात अगर पूछ लिया जाए, कुपोषण में भारत के किस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, तो महिला वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कुपोषण। ठीक, यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसमें आज जन्मे बच्चों का भी कुपोषण का खतरा रहता है कि जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं या फिर जो अभी जन्मे नहीं हैं, जो जन्म लेंगे, उनमें भी क्या है, कुपोषण का खतरा आपका बना रहेगा। खाद्य असुरक्षित से ग्रस्त आबादी का सबसे बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं के 5 साल की कम उम्र के बच्चों का है। अनफूड सिक्योरिटी कौन है? जो आपके या तो जो महिला आपका गर्भवती है या फिर जिनके बच्चे दूध पीते हैं महिलाओं का, वो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, ऐसे बच्चों को भी दिक्कत है। देश की आबादी क्षेत्र का आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य जहां अधिक गरीब है, अधिक आदिवासी, सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र की दृष्टि से असुरक्षित है, लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भाग में ये असुरक्षित खाद्य सर्वाधिक है। ये मैं कल पढ़ाया था लेकिन मैं दोबारा शुरू किया है। ठीक, तो ये सारे वो हैं जो आपका अनफूड सिक्योरिटी है, कल मैं ये दिखा चुका था। ठीक, अब देखिए थोड़ा हम अब जो है आपका बेसिकली इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और आपका ध्यान देंगे कि आजादी के बाद हमारे सामने क्या था। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का एक लक्ष्य रहा है। कह रहे कि जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग, मैंने कल भी बताया था, क्या था कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी। फूड सिक्योरिटी नहीं थी यानी कि हम अपनी इतनी बड़ी जनता को खाना कैसे खिलाएं, ये हमारे सामने सबसे पहला स्टेप है। यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह के डेवलपमेंट, हैवी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब बात की चीजें थी। प्राइम था भारत की पॉपुलेशन को 2 वक्त का खाना कैसे खिलाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यों को आत्मनिर्भर प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि एवं एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति परिणाम हरित क्रांति में हुए विशेष गेहूं चावल में उत्पादकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई
1968 में गेहूं नामक शीर्षक क्रांति से एक विशेष टिकट जारी किया और हरित क्रांति से प्रभावित गति को अधिकतर रूप में दर्जा मिला। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इसकी सफलता को पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का रिपीटेशन। गेहूं में उत्पादक अच्छा मिला, फिर चावल में भी उत्पादन कैसा मिला? अच्छा मिला। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ये आप इतना देख सकते हैं। अब मेन वो दौर है जब भारत आपका फूड सिक्योरिटी में आएगा, फूड सिक्योर होगा, उस दौर को हम लोग आपका देखेंगे। 1970 के दशक में, 70 के दशक का मतलब है ये वही दशक है 1970 का दशक में प्रारंभ में ही हरित क्रांति के आने के बाद ही मौसम की विपरीत आपकी दशाओं के दौरान देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण, अलग अलग फसलों के कारण पिछले 30 वर्षों में के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। कैसा बन गया है? पिछले 30 वर्षों में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में देश में खराब मौसम की स्थिति के बावजूद किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कल बच्चा पढ़ रहा था बफर स्टॉक और आपका पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये हमको देखना। ठीक, अब देखिए सबसे पहले एक बार अनाज की उपज को देखिए भाई, 0 से लेके 0 टन, 50 टन, 100 टन, 150 लेके 350 तक है। करोड़ टन में है ये, ध्यान दीजिए, करोड़ टन में, CR टन। ये 1961 का है और यहीं फिर आपका हरित क्रांति आती है। इसके बाद से हरित क्रांति का आपका जलवा शुरू होगा और निरंतर आप देखते जाएंगे लगातार मार्क्स लेवल पर उत्पादन बढ़ेगा। 2012-13 में कम रहा, बढ़ा और आज देखिए 2020-21 में कितना है? इतना। और आप अभी आपका 22 और 23 का देखोगे और 24 और 25 का देखोगे तो निरंतर इसमें आपको वृद्धि नजर आएगी। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बफर स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है बफर स्टॉक में है क्या। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। कैसा है? FCI में क्या है? FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त जो प्राप्त अनाज है, सरकार का अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है FCI। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्य में किसान गेहूं और चावल की खरीद करता है। अधिशेष का मतलब समझिए, मैंने पहले भी कहा है, जब किसान उत्पादन करता है जितना उसको उपभोग करना है उतना वो अपना गेहूं, चावल, दाल, तेल, आपके तिलहन वो अपने पास रखता है, शेष को वो बेच देता है। तो वो है जिसको वो बेचता है वो उसका अधिशेष है। बचा हुआ शेष हिस्सा अधिशेष, उसको सरकार खरीदती है। ठीक, किसानों की फसल के पहले घोषित कीमतें दी जाती हैं कि भाई चावल का ये रेट है और गेहूं का ये रेट है, मक्का का ये रेट है। एक MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आपका जारी करती है सरकार। उस MSP के जरिए ही क्या होती हैं? आपको चीजें मिलती हैं। ठीक, क्या होती हैं? उस MSP के जरिए ही आपको चीजें मिलती हैं और उन्हीं MSP के द्वारा किसान आपकी जो किसान है उनकी फसलें कौन खरीदती है? सरकार। तो पहले ही घोषित होती है और मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत कहा जाता है। इसी को बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम में पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। फिर अनाज खाद्य भंडारों को देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में कीमत अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत पर अनाज के वितरण की कीमत की जाती है। कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कीमत भी कहा जाता है। खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या के कारण भी मदद करते हैं। इन सारी चीजों को आपका देखा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को, अब देखिए, सरकार ने बहुत सारे किसानों से मिलकर एमएसपी पर अनाज खरीद लिया। इस अनाज को एक जगह रखा, उसको कहा गया बफर स्टॉक। ये कहा गया बफर स्टॉक। इसी से एक योजना चली जिसको कहा गया पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहा गया? पीडीएस। आपने गांव में, शहरों में जो आपने कंट्रोल की दुकान को देखा होगा, वही है ये आपका पीडीएस। यही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यही है आपका पीडीएस। क्या याद रहेगा? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरण करती है। जो लोग गरीब हैं उनको वो चीजें आपका वितरण करती है। कौन वितरण करती है? आपका सरकार। किस पर? एमएसपी। ध्यान रहेगा, कौन देती है? सरकार उनको एमएसपी पर जो चीजें खरीदी हैं बहुत न्यूनतम रेट पर उनको प्रोवाइड। चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकान है। देश भर में लगभग 55 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकान जिन्हें ऊंची दर वाली दुकान भी कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न, पकाने वाले मिट्टी के बर्तन के, तेल के भंडार, यानी कि आप यहाँ देखिए इसमें क्या मिलता है आपको? गेहूं, चावल, चीनी, खाद्यान्न, दालें, तेल, मिट्टी का तेल, ये सब बाजार कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। यानी कि बाजार में सारे चावल की कीमत 40 रुपए हो, वो आपको 3 रुपए किलो मिल जाए। ठीक है, बाजार गेहूं की कीमत 22 रुपए किलो हो, शायद आपको 3 रुपए किलो मिल जाए। तो प्रति माह इनकी अनुबंधित मात्रा में 35 किलो राशन मिलता है, इसमें 5 लीटर मिट्टी का तेल, अब नहीं मिलता वैसे, कुछ राज्यों में भले ही हो, 5 किलो चीनी आदि। ये निकट की जो राशन की दुकान है उन पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह की राशन की दुकान होती है और आपने अक्सर देखा होगा। चलिए, देख लिया। भारत में राशन की व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में शुरू हुई। यानी कि व्यवस्था कब आई थी शुरुआत में? 1940 के दशक में। हरित क्रांति से पूर्व भारतीय खाद्यान्न संकट के कारण 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। कब हुई? पुनर्जीवित। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के में एनएसएसओ, ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है एनएसएसओ की, ठीक है, के अनुसार खाद्यान्न संबंधी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लेकिन उसे और भी मजबूत किया गया एकीकृत बाल विकास सेवा से, ठीक, आधार पर 1975 में शुरू की गई। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज 1977-78 में प्रारंभ की गई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रम को चलाने के लिए अनुभव के आधार पर कार्यक्रम को पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में गरीबी उन्मूलन कार्य चलते रहे। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से दृष्टि से सुरक्षित कार्यक्रम है। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीबी उन्मूलन बाप के कार्यक्रम चलाए गए, इनको देखा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ
हमने ये भी देखा दोपहर का भोजन, मध्यांतर भोजन मिलता है मिड डे मील स्कूलों में, वो जैसी विशेष खाद्य की दृष्टि से ये सारी चीजें आपकी चलाई गई। ठीक, और खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हुए रोजगार कार्यक्रम, गरीबों की आय बढ़ाने की बढ़ोतरी के लिए खाद्य सुरक्षा का बड़ा योगदान दिया गया। लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग क्या हो जाएंगे, आपका फूड सिक्योरिटी में आ जाएंगे। तो सरकार ने हर वो कदम, हर वो प्रयास किया है जिससे लोग आपका फूड सिक्योर हो सकें, सारी चीजों को इसको कर सकें। देखिए एक बार फिर आपको पता चलेगा कि सरकार ने गरीबी का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी, निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता था। बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने की को संशोधित किया गया। वर्ष 1992 में 1700 ब्लॉक में संशोधित कर पीडीएस यानी कि आरपीडीएस आपका शुरू की गई, यानी कि रिफॉर्म पीडीएस। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रणाली को लाभ पहुंचाना। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करना अपना सिद्धांत बना लिया गया, यानी कि जो भी गरीब क्षेत्र हैं उन सबको आपका लक्ष्य बनाना गया। फिर आपका लक्षित वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई और इसमें पहला मौका था जब निर्धन और गैर निर्धनों के लिए विभेद कीमतें आई, यानी कि इस समय जो लोग निर्धन हैं उनके लिए कुछ अलग कीमत थी और आपका जो गैर निर्धन है उनके लिए अलग कीमतें थी। इसीलिए क्या आया, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजनाएं प्रारंभ की गई। ये योजना क्रम से गरीबी में सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ समूह पर परिलक्षित थी। एक जो बहुत ज्यादा गरीब है, एक क्या है, दीन गरीब वरिष्ठ है, उन पर इन दोनों योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर सारांश सारणी दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य को स्थिर बनाने, समर्थक कीमतों को उपभोग खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी है। इसके लिए देश में अधिशेष क्षेत्र में है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिशेष। अब कौन कौन सी योजना चलाई गई हैं, पूरा लिखा है, क्या रेट, तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। पहली योजना चली सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आरंभ की गई 1992 में, सब लोगों के लिए था और इसमें गेहूं का रेट 2 रुपये 34 पैसे और चावल का रेट 2 रुपये 89 पैसे रखा गया। और फिर उसके बाद रिफॉर्म करके चली 92 में, और जो आपका 1700 जो आपके पिछड़ों ब्लॉक थे उनमें चलाया गया। 20 किलो राशन मिलना था, यहाँ 35 भी रखा गया था, और यहाँ 2 रुपये 80 पैसे गेहूं, 3 रुपये 70 पैसे में मिला चावल। फिर ऐसे ही आपका लक्षित थी, ये आई 2000 के लपेट में, 1997 लेकर 2000 तक। इसमें आपका निर्धारण बीपीएल एपीएल की श्रेणी की गई, बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन, और इसमें 35 किलो राशन मिलता था। गेहूं 4 रुपये 15 पैसे, चावल 5 रुपये 65 पैसे। ये था जो आपके बीपीएल में। एपीएल वालों को 6 रुपये 10 पैसे और चावल मिलता था 8 रुपये 30 पैसे। ये आपका इसमें रखा गया था बीपीएल और एपीएल के माध्यम से। फिर आया अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना, ठीक। फिर उसके बाद आई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये लागू किया गया, और 2013 वाली ने तो सबको समान कर दिया कि 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं मिलेगा 2 रुपए से, चावल मिलेगा 3 रुपए, अनाज मिलेगा 1 रुपए। तो इस तरीके से ये पूरी वितरण प्रणाली आपके सामने है जो खाद्य को सुरक्षित करते हुए रखी गई। देखिए एक बार कह रहे हैं कि से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति अकाल व्यापक को रोकने के लिए निर्धन लोगों के परिवार में संशोधित कीमत में न्यूनतम समर्थित कीमत में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही और किसानों को आय सुरक्षित करना, ये सारा इसी योजना का आपका लक्ष्य था, इसी के अंदर यह रखा गया था। ठीक है, इतना ही करेंगे। शेष हम लोग इससे जो पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। वैसे इतना कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट आप स्वयं भी कर लीजिए, रिवीजन ही कराया था। मेन तो ये था जो आपको पीडीएस वाले रेट मैंने सारे समझा दिए।
बता दी ये पूरा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आई होप एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।